Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th May 2022। तो 30 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए अभी ये सवाल है, देखो अभी 4-5 दिन बाद आपका मेंस होने, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है 2022 का। तो आई होप कि ज़्यादा लोग तो वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जो भी देख रहा हो, जो 2022 वाला बंदा हो या जो 2023 वाला हो, बिल्कुल डरने का नहीं है, अपने को डरना नहीं है बिल्कुल। पेपर आप जैसे लोगों में से ही कोई निकालेगा, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते, है ना। तो डोंट फियर, डोंट हैव एनी फियर इन योर माइंड, जस्ट गो एंड परफॉर्म योर बेस्ट। एंड जो 2023 में देने वाले हैं उनके लिए एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि हर दिन बिल्कुल, क्या होता है, मैंने कल एक कोट डाला था कि एंथुजियाज्म इज कॉमन बट एंड्योरेंस इज रेयर। तो हैव एंड्योरेंस, है ना। having enthusiasm is good but having endurance is the best thing that can happen। तो आपको endurance अपने अंदर डेवलप करना है और उतनी मेहनत करनी है, करते रहना है मेहनत। ऐसा नहीं करना है कि आज एक दिन पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, अभी टाइम है, अभी तो 1 साल बचा है, अभी 1 साल बचा है। ये 1 साल कैसे निकल जाते हैं ना, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा सजेशन उन लोगों से ज़्यादा रहेगा जो लोग बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन्होंने एनसीईआरटी शुरू की है। तो डोंट हैव जस्ट एंथुजियाज्म, हैव एंड्योरेंस अलॉन्ग विद दैट, है ना। तो बस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको डेवलप करनी है। और कंसिस्टेंसी, मैंने आपको बताया कि अगर आप नहीं पढ़ सकते बहुत ज़्यादा किसी दिन, तो थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, है ना। हैविंग कंसिस्टेंसी इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, बागमती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो बागमती रिवर इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी? ऑप्शंस आर ए नर्मदा, बी कोसी, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एवल्शन। एवल्शन को इनमें से कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है? ए है द रैपिड अबैंडनमेंट ऑफ रिवर चैनल एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रिवर चैनल। बी अ शिफ्ट इन द वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। सी weathering of rocks over a period of time caused by winds, या D a fairly rapid mass movement that usually occurs after heavy rainfall। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज एवल्शन को डिस्क्राइब करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एवल्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको रिगार्डिंग नेचुरल गैस, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स लिक्विड स्टेट इज स्मॉलर देन इट्स वॉल्यूम इन द गैसियस स्टेट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 only 2 only both या नन। दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करिए, एक एक करके अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर्स बता देता हूं। पहला सवाल था बागमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो करेक्ट आंसर विल बी कोसी फॉर दिस, कोसी की ट्रिब्यूटरी है, तो बी विल बी द आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था एवल्शन क्या होता है। देखो एवल्शन मतलब कि जब रिवर चैनल क्या करती है, द रैपिड अबैंडनमेंट ऑफ अ रिवर चैनल एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रिवर चैनल। कई बार क्या होता है, रिवर जो होती है अपना रिवर चैनल छोड़ करके एक नया रिवर चैनल बना लेती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें अपना करंट रिवर चैनल छोड़ करके एक नया रिवर चैनल बना लेती है रिवर, उसको बोलते हैं हम क्या? एवल्शन, एवल्शन कहलाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था कि नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है लार्जेस्ट कंपोनेंट जो नेचुरल गैस का है वो मीथेन है, बिल्कुल सही बात है, मीथेन ही को नेचुरल गैस ही बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स लिक्विड स्टेट इज स्मॉलर देन कंपेयर टू इट्स गैसियस स्टेट, ये भी करेक्ट होगा ना। तो भैया अपन ने तो नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में ज़्यादा देखी है ना, लिक्विड फॉर्म में तो कम देखी है, तो ये भी आपका सही होगा। वैसे आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में ज़्यादा आपको दिखेगी और लिक्विड स्टेट में कम। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। अब देखो सेंटर रिट्रैक्ट्स कॉशन ऑन आधार फोटोकॉपीज। अब देखो हुआ क्या था, ये न्यूज़ आपको वैसे समझ में नहीं आएगी। 2 दिन पहले पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, उसमें आप लोग को अभी तो पीआईबी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जब जून शुरू हो वहाँ से पीआईबी भी शुरू करें, और उसकी जो नोट्स अपन लिख करके देते थे, तो वेबसाइट में आपको नोट्स भी पूरी प्रोवाइड कराऊंगा मैं, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये भी चीज़ें जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो सेंटर ने एक्चुअली कॉशियस किया है कि आधार फोटोकॉपीज़ के लिए 2 दिन पहले किया था। उन्होंने कहा था कि भैया आधार फोटोकॉपी का मिसयूज़ हो सकता है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि एक मार्क्स्ड आधार कार्ड आएगा
जिसमें कि आपका केवल लास्ट का 4 डिजिट दिखेगा और वो आप यूज़ करें और बिल्कुल फोटोकॉपी शेयर ना करें, इसके रिगार्डिंग रिस्ट्रेंट था। अब कल एक्चुअली इन्होंने क्या किया, कल का अगर आप पीआईबी पढ़े तो उसमें एक न्यूज़ निकली थी जिसमें आधार ने इसको रिट्रैक्ट किया है। क्या बोला कि भैया यूआईडीआई ने गलती से इसको सेंड कर दिया था और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अपने आधार कार्ड के यूज़ के समय प्रूडेंस दिखाएं, हैव प्रूडेंस वाइल यूजिंग योर आधार कार्ड, मतलब इस तरीके से अब उन्होंने बॉल आपके खेमे में डाल दी। पहले क्या है, उनकी गलती होती है अगर कभी मिसयूज़ होता भी, लेकिन फिर उन्होंने इसको रिट्रैक्ट कर दिया और कहा कि भैया आप अपने प्रूडेंस से उसको यूज़ करिए। अब मैंने आपको बताया था कि परसों उन्होंने बोला था मास्क्ड आधार, तो यहाँ पे मास्क्ड आधार है क्या, तो आधार नंबर में आप सबको पता है कि 12 डिजिट होते हैं। आधार नंबर हम सबको पता है कि 12 डिजिट होते हैं। तो मास्क्ड आधार सिंपल सा वही है, जैसा नहीं आपने देखा होगा कि इस तरीके से अकाउंट नंबर लिखे रहते हैं, इस तरीके से लिखे रहते हैं, इस तरीके से, और लिखा रहता है 1 2 3 4, है ना। तो ये 4 लास्ट के जो हैं वो डिजिट रहते हैं और बाकी जो रहता है वो आपका इस तरीके से क्रॉस 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 रहता है, लास्ट में 1 2 3 4 लिखा रहता है। तो ये आपका मास्क्ड आधार है। क्या यहाँ पे केवल आपको लास्ट 4 डिजिट जो रहेंगे वो विजिबल रहेगा। अब आप मास्क्ड आधार कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, 5 स्टेप प्रोसेस है, वेबसाइट दी है eaadhar.uidi.gov.in/generic डाउनलोड आधार। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर और कैप्चा डालिए, मास्क्ड आधार पूछेगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओटीपी रिसीव होगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं अभी से। तो आगे फ्यूचर के लिए आप याद रखिएगा कि आप मास्क्ड आधार डाउनलोड कर लीजिए और मास्क्ड, अगर आपसे कोई आधार कार्ड शेयर करने के लिए बोलता है तो आप उससे मास्क्ड आधार ही शेयर करिए। आप उसको फुल अपना आधार कार्ड मत दीजिए या फुल आधार कार्ड मत वो करिए, शेयर करिए। और अगर कोई मना करता है तो आप मुझे तो नहीं बताइए, लेकिन आप वहाँ उसको ज़रूर बता सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट का निर्देश है, तो क्या तुम गवर्नमेंट से बड़े हो? गवर्नमेंट से बड़े तो नहीं हो। तो दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। थोड़ा सा यूआईडीआई के बारे में आपको बता दूं कि यूआईडीआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडियरीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। 2016 के आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आधार कार्ड याद रखिएगा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है। आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज ओनली अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ठीक है ना। तो ये केवल रेसिडेंस का प्रूफ है, सिटीजनशिप का प्रूफ कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आते ही रहते हैं आधार के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है आधार, तो पूछता रहता है, तो उसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे यहाँ देखिए पंजाबी सिंगर, यहाँ पे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसवाला हैज़ बीन शॉट डेड, और कल ही इनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी बाय द आप गवर्नमेंट, नाउ ही इज़ शॉट डेड। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन कहा जा रहा है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ है। गुजरात टाइटंस जो है आईपीएल का ये वाला जो एडिशन है गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। गुजरात टाइटंस ने गुजरात के स्टेडियम में फाइनल जीता। मुझे तो लगता है आईपीएल पूरा फिक्स ही चलता है, आईपीएल तो फिक्स रहता है ना। एक आध बार वीडियो में भी देख रहा था, एक आध दिन तो ऋषभ पंत किसी बॉलर से बोल रहा था कि अगली बॉल तो चौका ही जानी है, फिर वो नेक्स्ट बॉल चौका चली गई। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल, या ये सब तो शोबाजी है ज़्यादा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, चलो आपको और बड़ी मस्त मस्त न्यूज़ बता देते हैं। ब्रिटेन में ब्रिंग बैक इंपीरियल मेजरमेंट्स। अब ब्रिटेन ने एक चीज़ डिसाइड की है कि वो इंपीरियल मेजरमेंट्स यानी कि पाउंड्स और आउंसेस यानी कि ये सब चीज़ जो इंपीरियल मेजरमेंट है उनको वापस लाएंगे। अब मूविंग अवे फ्रॉम द यूरोपियन मेट्रिक सिस्टम, तो जो यूरोपियन मेट्रिक सिस्टम है उससे दूर हटके अब वो अपना पुराना जो इंपीरियल मेजरमेंट था पाउंड्स का आउंसेस का यूज़ करते थे वो उसको वापस लाएंगे टू मार्क द क्वींस प्लैटिनम जुबली। तो क्वीन की प्लैटिनम जुबली अगले हफ्ते है, उसी दौरान शायद ये इंपीरियल मेजरमेंट का सिस्टम यानी पाउंड्स और आउंसेस वाला सिस्टम वापस लाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि मेट्रिक सिस्टम का नाम लिखा है तो आपको थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको मेट्रिक सिस्टम के बारे में बताऊँ। तो मेट्रिक सिस्टम आपको पता होगा कि ये इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कहलाता है। मेट्रिक सिस्टम इज़ द इंटरनेशनल डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि मीटर लेंथ,
किलोग्राम फॉर मास इसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन मीटर फॉर लेंथ एंड किलोग्राम फॉर मास, ठीक है ना। तो मेट्रिक सिस्टम में एक्चुअली ये पहले ये दो ही यूनिट से स्टार्ट हुआ था, मीटर वॉज फॉर लेंथ एंड किलोग्राम फॉर मास, यहीं से स्टार्ट होता है। और याद रखना एक अच्छी चीज़ बता दो कि सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था फ्रांस ने 1795 में, 1795 में फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इट, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट कंट्रीज टुक प्लेस एंड टुक दिस एज देयर ऑफिशियल सिस्टम, ठीक है ना। तो एक्चुअली में मेट्रिक सिस्टम की शुरुआत किसने की? फ्रांस वाज द कंट्री दैट डेवलप्ड द मेट्रिक सिस्टम। एंड एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा कहानी बता दूं। फ्रेंच में क्या होता था, बहुत सारे ट्रेडिशनल वेट्स एंड मेजर्स यूज होते थे। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 के आसपास, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो उन्होंने ये भी आइडिया, भाई देखो हर अलग अलग सेक्टर अलग अलग काम कर रहा था। जो एकेडमिया सेक्टर था, ये जो रिसर्च वाला सेक्टर था, वो ये देख रहा था कि जो कंफ्यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, उनको कैसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना। तो उनको रेशनलाइज करने के चक्कर में 1791 में फ्रेंच नेशनल असेंबली जो थी, उसने डायरेक्ट किया फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज को कि वो वेट्स एंड मेजर सिस्टम को सही करें। और इसीलिए फिर ये आपका मेट्रिक सिस्टम जो है वो डेवलप होता है फ्रेंच से 1795 में, ठीक है ना। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस विल्स पाल्मे डियोर, तो यहाँ पे एक अवार्ड होता है पाल्मे डियोर, जो कांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड एक तरीके से। तो कांस का हाईएस्ट अवार्ड पाल्मे डियोर किसको मिला है? एक मूवी है जिसका नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है। एंड स्वीडिश डायरेक्टर जो रूबेन ऑसलैंड है, रूबेन ऑसलैंड, उनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है पाल्मे डियोर। एंड मूवी का नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। एंड ये जो रूबेन ऑसलैंड है, इनके लिए ये दूसरा अवार्ड है। इसके पहले 2017 में द स्क्वायर मूवी के लिए इनको पाल्मे डियोर ऑलरेडी मिला जा चुका है, ठीक है ना। तो 2017 में भी इनको पाल्मे डियोर मिला था और अभी दोबारा से इनको मिल रहा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अफगान वुमेन डिमांड एजुकेशन एंड वर्क। अब अफगानिस्तान में कंडीशन सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अफगानिस्तान में महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमको शिक्षा का अधिकार दीजिए और हमको काम करने दीजिए। हो क्या रहा है, तालिबान में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रिजीम है, जिसमें विमेन को एजुकेशन अलाउड नहीं है, भाई कोएड में पढ़ना अलाउड नहीं है, लड़कों से बात करना अलाउड नहीं है, फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है। ये सब उनके यहाँ ब्लास्फेमी और पता नहीं क्या क्या माना जाता है ना। ऐसे में उनका जीना तो उन्होंने दुश्वार कर ही रखा है, और इसके पीछे वो रिलीजन को ला देते हैं कि भाई रिलीजन ने ऐसा कहा है या रिलीजन में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है ना। अब इन्हीं के जो अब आप सोचिए, सर सैयद अहमद खान हो गए, या जो जितने भी लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया में कई रेवोल्यूशनरी चीज़ें की, उन्होंने कई बार ये भी कहा है कि भाई अगर आपकी कोई चीज़ मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना चाहिए इनको। एंड वहीं ये मोबाइल फ़ोन्स उनके छीन लिए गए हैं और बहुत हार्श व्यवहार उनसे किया जा रहा है। और इसके पहले भी तालिबान पावर में था, तब तो और ज़्यादा बुरा हाल था, अभी भी बुरा हाल है। 1996 से 2001 के बीच में भी इन्होंने ऐसे ही बुरा हाल किया हुआ था। एंड देखते हैं किस तरीके से इनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी मदद करती है। और अमेरिका तो वहाँ से भाग ही आया, तो अब क्या बोल सकते हैं ना। US becomes India's biggest trading partner at $119 बिलियन। तो चाइना के साथ 2021-22 में जो हमारा कॉमर्स था वो लगभग $115 बिलियन का था। वहीं US के साथ जो हमारा टोटल ट्रेड हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला करके, वो $119 बिलियन का हुआ। इस तरीके से इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो US बन चुका है। तो देखो ये एक तरीके से किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है कि जो हमारे रिलेशंस हैं US के साथ, वो कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया ने यूएस का एक इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है, उसको भी ज्वाइन कर लिया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसको ज्वाइन करने से जो इनका ट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला। सो दैट इज़ अ बिग थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सॉरी यू कैन मूव अहेड। अब यहाँ पे एक न्यूज़ दिख रही है, प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.34 लाख करोड़ टू बूस्ट नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए एक कॉन्फ्लुएंस हो रही है, एक मीटिंग हो रही है जिसको बोलते हैं नदी इनिशिएटिव कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसको बोलते हैं नेचुरल एलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। याद रखेगा, अगर आपसे पूछे कोई कि नदी कॉन्क्लेव किससे रिलेटेड है, तो नदी कॉन्क्लेव नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। नेचुरल एलाइज इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस इसका फुल फॉर्म है। और इस कॉन्क्लेव में अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए हैं उनको अनाउंस किया गया है। थोड़ा सा
मैं आपको बता दूं, लिख लीजिए आप लोग। तो लगभग 4000 किलोमीटर की रोड इस रीजन में डेवलप की जाएगी, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिविटी डेवलप होगी। दूसरा यहाँ पे वाटरवेज को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसमें नेशनल वाटरवे 1 में आपका गंगा है, नेशनल वाटरवे 2 में आपका ब्रह्मपुत्रा है, और नेशनल वाटरवे 16 में आपका बराक को रखा गया है। देखो लिखा है गवर्नमेंट इज फर्दर डेवलपिंग द नेशनल वाटरवे 1 ऑन गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ऑन ब्रह्मपुत्रा एंड नेशनल वाटरवे 16 ऑन द बराक रिवर। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड बनाया जाएगा, ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड, ताकि जो अदर रीजन्स इंडिया के हैं उनकी सीमलेस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से बन सके, प्लस पूरे इंडिया की कनेक्टिविटी ओवरऑल बन सके। इसलिए ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी इंक्लूड किए जाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे 5G की शुरुआत होने वाली है। देखो यहाँ तो इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है 5G का। अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर लिखा गया। तो एक रीजन है, नगोर्नो काराबाख रीजन है। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। नगोर्नो काराबाख रीजन बोलते हैं इसको। और इसका थोड़ा सा बस समझ लीजिए, नगोर्नो काराबाख की जो एक मेजर चीज़ है कि ये आता है आपका अजरबैजान के अंतर्गत, जो रिकॉग्नाइज्ड है ये, वो अजरबैजान के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो आर्मेनियंस की है, और रशिया जो है वो अजरबैजान का फेवर कर रहा है, और टर्की जो है वो अजरबैजान का फेवर कर रही है। दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वहीं पे जो अजरबैजान है वो आपका मुस्लिम डोमिनेटेड है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1994 में आर्मेनिया के वहाँ पे मतलब नगोर्नो काराबाख के रीजन ने एक रेफरेंडम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको आर्मेनिया के साथ जाना है। लेकिन फिर इसमें आर्मेनिया और अजरबैजान के अगेंस्ट वॉर शुरू हो गया, और वॉर का रिजल्ट ये निकला कि दोबारा से स्टेटस को मेंटेन किया गया और सीज फायर किया गया। लेकिन आज जो कंडीशन है वो कंडीशन तो ये है कि आता रीजन या अजरबैजान में है, लेकिन डोमिनेटेड या आर्मेनिया द्वारा है। और अब इसका यही फ्यूचर है कि बार बार इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। 2018 में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 2020 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, अलग अलग टाइम पे ये कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। तो ओवरऑल मुझे आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है चीज़ें, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या कंसेप्ट है यहाँ का। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर की गई हैं इस आर्टिकल में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आर्टिकल 16(1) से लेकर 16(4) जो है वो ये क्लॉजेज हैं जिसमें आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16(1) के तहत बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि भैया किसी भी बेसिस में आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबके पास एम्प्लॉयमेंट के अधिकार हैं, है ना। फिर स्पेशली अगर आप आर्टिकल 16(4) पढ़ें, आर्टिकल 16(4) पढ़ें और बाद में इंसर्ट किया गया आर्टिकल 16(4)(a) पढ़ें, तो वहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि रिजर्वेशन जो है उसके फिनोमिना, उसकी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) में ये कहा गया कि गवर्नमेंट चाहे तो भैया टाइम टू टाइम ऐसे रूल्स बना सकती है जो कि अगर कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है तो उसके बेनिफिट में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को एक अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये क्लियर किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय डिफरेंट जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ना ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका DPSP उसमें आर्टिकल 46 कहता है, तो ये लिखते जाना, आर्टिकल 16(4), 16(4)(a), आर्टिकल 46 जो है ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो कि इसकी तरफ मैंडेट करते हैं। फिर आर्टिकल 46 जो है वो भी कहता है, DPSP है, नॉन जस्टिशिएबल जरूर है, लेकिन ये कहता है कि एवरी स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस। तो वीकर सेक्शंस के हित के बारे में ये भी कहता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि धीरे धीरे कहता है, ऑथर ने कहा है कि भैया धीरे धीरे क्या हुआ कि रिजर्वेशन का जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता गया, और बहुत सारे इस पर फिर लिटिगेशंस और केसेस आते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे अपन बताएंगे।
आर्टिकल 16(4) एक बार और लिख लीजिए कि द नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। मतलब क्लियर कट रिजर्वेशन वर्ड जो है वो आर्टिकल 16(4) में मेंशन्ड है, ठीक है ना। लेकिन फिर ऐसा लिखा, ये नहीं लिखा कि रिजर्वेशन इससे मैंडेट हो जाता है। वो ये कह रहा है कि हाँ, बनाने की जो कंडीशन है वो है, पार्लियामेंट चाहे तो रिजर्वेशन के लिए फिनोमिना बना सकती है, लेकिन कोई ऐसे ये नहीं कह सकता कि कोई कम्युनिटी जाकर के रिजर्वेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हो? अगर टाइम टू टाइम एनालिसिस के बाद ऐसा लगता है कि आपकी कम्युनिटी या आप जो भी हैं, अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपके लिए प्रोविजन बना सकती है रिजर्वेशन का। लेकिन एनी पर्सन की मैं उठ के चला जाऊं, बोलूं कि भैया मुझे रिजर्वेशन मेरा अधिकार है, तो ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट इन दैट सेंस। इसके अलावा याद रखेगा, ये स्टोरी शुरू होती है मंडल कमीशन से। बीपी मंडल नाम की कमीशन थी जिसने कि पहले तो SC/ST बस रिजर्वेशन था, फिर उन्होंने OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन जो है वो मैंडेट किया। लगभग 22.5 यानी कि 22.5% SC/ST रिजर्वेशन चल रहा था। ऐसे में बीपी मंडल कमीशन ने 1980 में रिकमेंडेशन दिया कि भाई 27% OBC रिजर्वेशन होना चाहिए। तो बाद में फिर इंदिरा साहनी के केस में इस मंडल कमीशन जब उस समय इम्प्लीमेंट कर दी VP सिंह की गवर्नमेंट ने, तो मंडल कमीशन का केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन को अपहोल्ड किया। लेकिन ये कहा इसके साथ साथ कि भैया 50% की एक सीलिंग होगी, मतलब कि 50% की सीलिंग रहेगी, मतलब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस वारंट ना करे ऐसी चीज़। तो यानी कि जब तक कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ना हो तब तक आपको 50% का जो सीलिंग है उसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट ने अलग अलग केसेस हुए, जैसे कि ये तो कह दिया था, लेकिन इन्होंने दो चीज़ें क्लियर कर दी थी कोर्ट ने कि एक तो पहली चीज़ ये फंडामेंटल राइट नहीं है, दूसरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट। फिर आप कई लोग क्या उन्हें फिर रिजर्वेशन प्रमोशन में मांगने लगे, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन के फिर अलग केस चले, लेकिन वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, और हम बोला कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का फिर 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 का आता है। तो 77th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, इंदिरा साहनी केस था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया आर्टिकल 16(4) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट डज नॉट ऑथराइज रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। तो याद रखिएगा, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 16(4) जो है वो कहीं से कहीं तक इट डज नॉट ऑथराइज द रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। लेकिन हाउएवर द जजमेंट वाज नॉट टू अफेक्ट द प्रमोशंस ऑलरेडी मेड, यानी कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन ऑलरेडी हो गए थे रिजर्वेशन के बेसिस पे, उन पे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोस्पेक्टिव रूल बनाया गया था। इसके अलावा 77th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। अब देखो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे में फिर 77th अमेंडमेंट एक्ट डाल दिया गया। 77th अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने क्या किया, उसमें एक प्रोविजन ये डाल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे, स्टेट गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती हैं। 16(4)A के तहत ये कहा गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि जिस स्टेट में भी टॉप पोस्ट पे या ऊपर की पोस्ट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं रहेंगे SC/ST के लोग, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है बाय दीज स्टेट्स। अगर स्टेट्स चाहें तो ऐसा किया जा सकता है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 16(4)A एडेड बाय द 77th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, M नागराज का केस। M नागराज का केस 2006 का केस है। इट्स अ 5 जज बेंच का केस रहता है। तो इसमें 5 जज बेंच ने ये कहा कि यहाँ पे ये कहा कि जो अमेंडमेंट्स है दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वोकेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि क्वान्टिफाइबल डेटा आपको कलेक्ट करना होगा पहले बैकवर्डनेस का, और आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे इनकी इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन में, उसके बाद ही आप करें। प्लस इन्होंने ये कहा कि क्रीमी लेयर जो है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से वो एक्सक्लूड की जाए। शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का जो क्रीमी लेयर है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किया जाए। ये नागराज का केस, M नागराज केस इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बाद एक और केस है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 का केस है, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को दोबारा कहा कि जो
जो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड किया जाए रिजर्वेशन से, एंड ताकि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो डिज़ायरेबल लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन मिल सके, है ना। अदरवाइज टीना डाबी के जैसे लोग जिनकी फैमिली ऑलरेडी IAS है उनकी फैमिलीज़ को रिजर्वेशन मिलता रहेगा, और जो रियल में डिज़ायरेबल लोग हैं जिनको ज़रूरत है अपग्रेड होने की, उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री। थोड़ा बहुत आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर 103rd अमेंडमेंट एक्ट से फिर 10% EWS रिजर्वेशन दिया गया, और EWS रिजर्वेशन आने से एक नई चीज़ आ गई कि पहले सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी एक डिसेबिलिटी माना जाने लगा, और वहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। यहाँ पे एब्सोल्यूशन यानी कि इंडिया के जो एक ऑथर ने डिमांड ये की है कि कंपनसेशन दिया जाए फॉर अनलॉफुल अरेस्ट एज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको समझा दूँ ये क्या डिमांड है। ये डिमांड ये चल रही है कि भाई कई बार पुलिस क्या करती है कि वेंडेटा के अगेंस्ट या किसी भी पर्सन को ऐसे कन्विक्ट कर घोषित कर देती है और उनको पकड़ लेती है, मतलब जो कि सही नहीं है, जो कि उनके लिए सही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और अनलॉफुल अरेस्ट जो है उसके रिगार्डिंग कुछ सेफगार्ड होना चाहिए, और सेफगार्ड के रूप में इनका ये कहना है कि भैया एक आप कंपनसेशन प्रोवाइड करो, यू शुड मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट एज ए स्टैट्यूटरी राइट। तो एक स्टैट्यूटरी राइट के रूप में आपको अनलॉफुल अरेस्ट के केस में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द डिमांड नाउ। ये डिमांड उठ रही है, और या कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया कि पुलिस जो है इस तरीके से वेंडेटा के केस में या कुछ कई बार उन्होंने, जैसे अभी समीर वानखेड़े का केस आप देख लीजिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसमें आर्यन खान को अरेस्ट किया गया। तो ये इस तरीके की चीज़ें, और ये आपको बता दो कि ये जो कंपनसेशन वाली बात है कोई नई चीज़ नहीं है, ऑलरेडी ये चीज़ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड की हुई है कि आप एक लॉ इनैक्ट कीजिए जिसमें कि कंपनसेशन शुड बी मेड अ इन्फोर्सिएबल राइट, है ना, स्टैट्यूटरी इन्फोर्सिएबल राइट आपको बनाना चाहिए, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अभी सेक्शन 358 है CRPC का, जो कि पेल्ट्री फाइन टू बी इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन ऑन हुज कंप्लेंट अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड। अभी केवल उस व्यक्ति के ऊपर एक पेल्ट्री फाइन लगाने का वो है जिसकी कंप्लेंट पे दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। तो ये अभी बहुत ही कम है, और बहुत ही उस व्यक्ति के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट करे, लेकिन कई बार इस तरीके से वेंडेटा के केसेस भी आते हैं जिसमें कि आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन अ वेरी गुड सजेशन, ये होना भी चाहिए। द रिटर्न ऑफ द ग्रेट पावर राइवलरीज। अब ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में ऑथर ने जर्मनी, जो 20th सेंचुरी का जर्मनी था, यानी कि 1901 से 1999 का जो जर्मनी था उसकी, और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की यानी कि रशिया की सिमिलैरिटी बता रहा है ऑथर। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर आप देखो दोनों की कंडीशंस, तो बिस्मार्क उस समय था, बिस्मार्क को उस समय लूज एक ग्रुप मिला था प्रशिया का, जर्मनी का। जर्मनी तब यूनाइटेड नहीं था, अलग अलग कन्फेडरेसीज में था। तो बिस्मार्क आपको पता होगा कि जो यूनिफायर है जर्मनी का, उनको बिस्मार्क ही बोलते हैं, और बिस्मार्क वाज मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, उनकी पॉलिसी कहलाती है, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहलाती है। और व्लादिमीर पुतिन को 2000 में जब रशिया मिला तो बिल्कुल वही पेल कंडीशन थी, और सोवियत यूनियन की जो पावर थी वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी थी। तो रशिया जो आज की कंडीशन थी 2000 में जो मिली थी, वही कंडीशन बिस्मार्क को जैसा प्रशिया और जर्मन मिला था वैसा था। इसके बाद बिस्मार्क ने काम किया उनको यूनिफाई करने का, उनको अलग अलग एक्सपैंड करने का। वही काम यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने किया। चाहे आप 2008 में जॉर्जिया के ऊपर उनका अटैक देखिए, 2014 में क्रीमिया के ऊपर, और 2022 में यूक्रेन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, यूनिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तीसरी चीज़, अगर आप देखें जर्मनी भी एक रिवीजनिस्ट पावर था, तो व्लादिमीर पुतिन भी एक रिवीजनिस्ट पावर है, ठीक है ना। और जर्मनी के कारण बाकी का यूरोप उस समय जिस तरीके से अलग अलग ग्रुपिंग बना रहा था और फियर में था, वैसे ही आज फिर से रशिया को यानी व्लादिमीर पुतिन को देख करके बाकी का यूरोप जो है वो थोड़ा फियर में है। चाहे आप फिनलैंड को देखो, स्वीडन को देखो, नेटो की तरफ मेंबरशिप के लिए भाग रहे हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे उस समय भी जो जर्मनी था उसको अलग
अलग ग्रुप्स का, यानी कि चाहे रशिया, चाहे फ्रांस और इंग्लैंड की पार्टनरशिप हो, इनसे प्रॉब्लम थी। आज व्लादिमीर पुतिन को नेटो से प्रॉब्लम है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि ऑथर ने बताई हैं। और दोनों की जो पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है इसको ऑफेंसिव रियलिज्म कहा जाता है। ऑफेंसिव रियलिज्म की पॉलिसी क्या होती है? ऑफेंसिव रियलिस्ट आर्ग्यूज दैट रिविजनिस्ट पावर टेंड टू यूज फोर्स टू रीराइट द बैलेंस ऑफ पावर। जो रिविजनिस्ट पावर्स हैं वो यूज करती हैं फोर्स को टू रीराइट द बैलेंस ऑफ पावर एंड इफ दे फाइंड द सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल। तो ऑफेंसिव रियलिज्म कहलाती है कि रिविजनिस्ट पावर जो है वो फोर्स का यूज करेंगे और सर्कमस्टेंसेस अगर उनको अपने फेवर में लगते हैं तो फोर्स का यूज करके वो अपने आप को दोबारा एक हेजेमोनस पावर में सेटअप करना चाहेंगे। वहीं पे जो हेजेमोनस पावर है वो क्या कोशिश करती है कि जो स्टेटस क्वो है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। और वही चीज आज आपको रशिया के केस में भी देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भाई कुछ डिफरेंस भी है। डिफरेंस ये है कि उस समय जो विल्हेम का जर्मनी था, जो उस समय का जर्मनी था, उस समय इतने लॉज, जो इंटरनेशनल लॉज हैं उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आज इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। प्लस ऑथर ने कहा कि दो एम थे मेजर इस वॉर के रशिया के लिए। एक तो ये था कि वो अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करे, हाँ वो इसका एम पूरा हो गया। लेकिन दूसरा जो एम था कि बाकी के लोग डरें और उनका पावर इन्फोर्स हो, तो वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इतना लंबा वॉर खिंच गया कि पावर इस्टेब्लिश होने की जगह और ज़्यादा वीक लगने लगा है रशिया दूसरों को, है ना। तो टाइम तो ज़्यादा लग ही गया है। तो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।